हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे और राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कंसीडर a vessel like this. This is a closed vessel. This is the topmost layer of the liquid. Liquid का ये topmost layer है। ये ऊपर जो सरफेस है लिक्विड का, लिक्विड सरफेस से जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा? मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में जो इंटरैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा जब काइनेटिक एनर्जी हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल वेपर स्टेट को चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इमेजिन करेंगे कि पहले वेपर स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं थे, तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट को जाने लगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंडेंसेशन भी शुरू होगा। ये दोनों ओपोजिंग प्रोसेस है, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट को जाने लगेंगे और कंडेंसेशन भी होता रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन will be equal to rate of condensation. तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। ठीक इसी तरह इधर भी जब rate of vaporization and rate of condensation becomes equal and equilibrium is established, that means the concentration of the molecules in the vapor state becomes fixed. And as we know, जैसे कि हमको पता है, अगर वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स के नंबर फिक्स है तो वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर ड्यू टू वेपर will also be constant. तो इसी हिसाब से हमारा डेफिनेशन ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid at a given temperature is called the vapor pressure. ठीक है। तो इक्विलिब्रियम होने के बाद वेपर स्टेट में वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स्ड होने के बाद जितना प्रेशर आता है वेपर्स के लिए वो होता है वेपर प्रेशर। इसको हम इधर एक मेजर कर सकते हैं। अगर इधर एक प्रेशर गज लगा देंगे तो ये मेजर कर देगा कितना इधर है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये है द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि हमको पता है द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो ये V P इज इक्वल टू N बाई VRT, हमको ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू CRT, ठीक है। तो ये हो गया P इज इक्वल टू CRT। This C means concentration of vapor molecules
in mole per liter. In mole per liter. This is the vapor pressure. Concentration into universal gas constant and that given temperature. ठीक है, तो ये हो गया the relationship between the vapor pressure and concentration and temperature. ठीक है, अभी ये जो vapor pressure है, ये vapor pressure कैसे चेंज होता है? Vapor pressure of a pure liquid and vapor pressure of a solution. ठीक है, तो पहले आता है vapor pressure of a pure liquid. तो हम डिस्कशन करेंगे ये जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ये कैसे चेंज होता है एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स. ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकंड नेचर ऑफ लिक्विड्स. तो पहले आता है टेम्परेचर. तो अगर रूम टेम्परेचर में जो अनियन होता है, इसको काटने से ज्यादा आग जलता है, लेकिन जो फ्रीज में होता है वो फ्रीज से डायरेक्ट लाके अगर हम इसको काटें तो कम आग जलता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसे यूं होता है, इसलिए होता है कि लो टेम्परेचर में वेपर प्रेशर कम होता है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, तो वेपर्स कम होते हैं. तो ओनियन जब हम काटते हैं उससे जो वेपर्स निकलता है वो कम होता है अगर फ्रिज से निकाला हुआ है तो. ठीक है, एज कंपेयर टू दैट केप्ट इन ए रूम टेम्परेचर, राइट? सो नाउ इट्स क्लियर दैट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो अभी टू डिफरेंट टेम्परेचर और टू डिफरेंट वेपर प्रेशर को कैसे लिंक करेंगे? अगर P1 is the vapor pressure at temperature T1 and P2 is the vapor pressure at temperature T2, then the relationship between P1, P2 and T1, T2 should be according to Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation, that will be equal to log P2 by P1 is equal to enthalpy of vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. So this is the formula. So let us solve one problem with respect to this formula. Okay. So problem: determine the vapor pressure of kilojoule per mole. ठीक है, सो प्रॉब्लम में गिवन क्या है? एक टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, लेकिन वेपर प्रेशर किसी का भी नहीं दिया है. तो हमको गेस करना है. वो क्वेश्चन में ही नहीं दे के भी दे दिया गया है. ठीक है, अगर ये एक टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है. लोअर टेम्परेचर को T1 और हायर टेम्परेचर को T2 पकड़ते हैं. ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि क्लास 11 में भी डिस्कशन हुआ था. द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो टेम्परेचर में
वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये जो लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर इसको T2 हम कंसीडर करेंगे, T2 is equal to 115 degree centigrade is equal to 115 plus 273 केल्विन। और ये T2 टेम्परेचर में जितना वेपर प्रेशर आता है वो होता है P2। ठीक है, वो होता है P2। इसको कितना पकड़ेंगे कि ये जो टेम्परेचर है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ समान होता है, क्योंकि ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है T2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm। ठीक है, तो और एक टेम्परेचर जो है T1 वो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 45 प्लस 273 केल्विन। ठीक है, तो अभी P1 क्या है डिटरमिन करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है log P2 by P1 is equal to enthalpy of vaporization. It is given enthalpy of vaporization divided by 2.303 R. This R is 8.314 joule per Kelvin per mole into 1 by T1 minus 1 by T2. So now this P2 760 put here, P1 to be determined, and this is enthalpy of vaporization given 2.303 or 8.314 or 314 joule per Kelvin for T1 and T2. T1 and T2 are given. Now you can easily solve the numerical. ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। तो सेकंड है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्या है नेचर ऑफ लिक्विड? अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, जो एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, ये भी क्लोज्ड वेसल है और ये भी क्लोज्ड वेसल है। ये है वाटर, ये है इथानॉल। ये दोनों लिक्विड में अगर हम कंपेयर करेंगे वेपर प्रेशर का, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा इथानॉल से। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप्स के लिए कम होता है। जब तुम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट इससे कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट को जाते हैं, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इधर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल ऊपर वेपर को कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का जरूरत होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है हायर इज द अट्रैक्टिव फोर्स is inversely proportional to vapor pressure। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के अंदर, लिक्विड का मॉलिक्यूल के अंदर, उतना कम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, इसको हम डिस्कशन किए। ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर of solution।
तो ये जो सॉल्यूशन है इसको दो प्रकार के सॉल्यूशन हम लेंगे। एक है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? रूम टेम्परेचर में जो सब्सटेंस अपने आप वेपराइज हो जाता है इसको बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब रूम टेम्परेचर में अपने आप वेपराइज होते हैं, तो ये हो गए वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर ये जो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैसे सॉल्यूशन होगा? अगर ये एक वेसल है और ये वेसल में, ये क्लोज्ड वेसल है, ये है वाटर, इसमें क्या मिला हुआ है? तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसे तैयार हुआ है? वाटर प्लस शुगर। ठीक है, तो जो वाटर और शुगर मिलाने से कितना वेपर प्रेशर होगा इधर हम डिस्कशन करेंगे। अब हमको राउल्ट्स लॉ का जरूरत होता है, ये है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, क्या है राउल्ट्स लॉ? क्यों राउल्ट्स लॉ की जरूरत पड़ता है? तो क्यों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से कम हो जाता है? तो देखो, जब शुगर ये सॉल्यूशन में डाला गया है, ये शुगर सॉल्यूशन इधर उधर करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे क्या? शुगर का मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स इधर रह जाएंगे, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स इधर रह जाएंगे, देखो अगर ये एक प्योर लिक्विड है, इधर कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल ना होने से इधर जो ये सब मॉलिक्यूल्स प्योर लिक्विड के होते हैं। ये प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल्स ऊपर फ्री फ्लाई करते हैं, ऊपर अपने आप चले जाते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, राइट। तो ऑब्स्टैकल ना होने से हर जगह से ये जो ऊपर सरफेस होता है लिक्विड का, ऊपर सरफेस से मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाते हैं। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उधर ये प्योर लिक्विड में ऑब्स्टैकल देने के लिए नहीं है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ये जो सरफेस ऊपर सरफेस में, लिक्विड का ऊपर सरफेस में या सॉल्यूशन का ऊपर सरफेस में आ गए, वो इसका नीचे होने वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल अगर इधर हो जाएगा एक क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल, इसके नीचे जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा इसको ऊपर जाने के लिए नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, उतना ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन का ऊपर सरफेस में रह जाएंगे, सो दैट इसके नीचे जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा, सॉल्वेंट का लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, वो ऊपर नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो ऑब्स्टैकल है। ठीक है, इधर ये प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए इधर इसको कंपेयर करें तो इस सॉल्यूशन में कम मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट को जाएंगे इसको कंपेयर करने से। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज देन the vapor pressure of the solution is always less than the vapor pressure of pure solvent. P0 means vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of solution। इसका मतलब अगर ये 0.5 atm है, इससे कम ये हो जाएगा 0.3 atm। ठीक है, इसका मतलब जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल उतना कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जितना कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट को इधर राउल्ट्स लॉ में इसका मोल फ्रैक्शन के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है।
राउल्ट बोलते हैं जितना ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट होगा उतना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स मतलब उतना कम सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अभी ये जो राउल्ट्स लॉ हम देख रहे हैं, ये दिस राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सुगर तो वोलेटाइल नहीं होगा ना, सुगर तो वेपर नहीं देगा। जो भी वेपराइजेशन होगा वो खाली ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, ठीक है ना। तो अभी स्टेटमेंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज directly proportional to the mole fraction of the solvent, to the mole fraction of the solvent at a particular temperature, at a particular, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अगर इसको इक्वल एक इक्वेशन बनाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जरूरत होगा। तो ये हो जाएगा PS इज इक्वल टू P0 इनटू X सॉल्वेंट, dry solvent, whatever you say. Okay, so what happens? You see, ये जो P0 है ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड the mole fraction of the solvent, dry solvent और काई solvent है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर फर्दर डेवलप करेंगे तो क्या हो गया? तो हमारा है PS इज इक्वल टू P0 dry solvent। तो अगर each side of the equation I will divide P0, so it will be P0, sorry, so it will be PS by P0, P0 by P0, it will be cancelled out, so remaining only, so अगर फिर ये जो इक्वेशन है दोनों तरफ के साइड, दोनों साइड को अगर एक से सब्ट्रैक्ट करूं, if I will subtract both side of the equation from 1, then 1 minus PS by P0 it will be equal to 1 minus X solvent, ठीक है। So it will give you P0 minus PS by P0 इज इक्वल टू, जैसे कि मोल फ्रैक्शन पढ़ते वक्त हमको ये पता है कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सम टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। अगर एक से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। So this is also one different form of Raoult's law। इसके हिसाब से भी Raoult's law का डेफिनेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे? अब जो लिखेंगे वो होगा सेकेंड पार्ट ऑफ द Raoult's law for the solution containing non-volatile solute। देखो कि हमको ये भी पता है एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं?
मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था, जब प्योर सॉल्वेंट था इसका वेपर प्रेशर था 0.5 atm। जब कुछ सल्यूट शुगर मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका वेपर प्रेशर कम हो के 0.3 atm हो जाता है। तो मतलब था कितना, एक एग्जांपल के तहत मैं ले रहा हूं, ये है 0.5 हो जाता है कितना 0.3, तो कितना कम हो गया 0.5 माइनस 0.3। इसका मतलब कितना वेपर प्रेशर का कम होता जा रहा है, कितना था और कितना हो गया, इसका जो डिफरेंस है वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, P0 माइनस PS बाई P0, इसको किसके साथ रिलेट करते हो, इसको वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के साथ रिलेट करते हो, इसीलिए P0 माइनस PS बाई P0 को बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो P0 माइनस PS बाई P0 ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इसके साथ रिलेट करते हो तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में लिख लेंगे तो वो हो जाएगा वन अनदर डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये होगा द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसके हिसाब से डेफिनेशन लिखिए, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसको लेके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम 2, ये बोलता है कि इसको मैं पूरा गिवन डाटा के तहत लिख देता हूं। ये प्रॉब्लम में क्या गिवन है, प्रॉब्लम बोलता है कि अगर एक वेसल है, इस वेसल में तो बोलता है ये क्लोज वेसल है, इसमें जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है वो 180 ग्राम वाटर के साथ इसमें 6 ग्राम अननोन सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट हमको पता नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास हमको डिटरमिन करना है। ये एक अननोन सॉल्यूट है लेकिन इसका कितना वेट डाला जा रहा है 6 ग्राम। ठीक है, सो ये जो सॉल्यूशन है इसमें 180 ग्राम वाटर के साथ 6 ग्राम सॉल्यूट डाला गया है। इस कंडीशन में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इसका वेपर प्रेशर कितना आता है, इसका वेपर प्रेशर होता है 20.0 टर मतलब mm जो भी होता है, mm और टर एक ही बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कंडीशन है, वो बोलता है कि ये जो कंडीशन में, ये पर्टिकुलर कंडीशन में 20 टर करके वेपर प्रेशर था, ये कंडीशन में अगर ज्यादा ऐड किया जाता है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर ऐड कर देने से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। अमाउंट ज्यादा मतलब मोल ज्यादा, मोल ज्यादा मतलब मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा। तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने से ये जो वेपर प्रेशर है ये ज्यादा कितने हो जाता है 0.2
2 टर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 1 मोल ऐड हो जाने के बाद ये अगर प्रेशर था P1, ये इसको ऐड कर देने के बाद P2 हो जाता है, कितना था 20.0, बढ़ जाता है कितना 0.2, हो जाता है कितना 20.2 टर, ठीक है, 20.2 mm। सेकंड ये है फास्ट केस, ये है फर्स्ट केस। तो सेकंड केस 1 मोल ऑफ वाटर ऐड कर देने के बाद क्या हो जाता है, तो ये है एक वेसल, क्लोज वेसल। ये जो 180 ग्राम वाटर था, इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होता है, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, मतलब 180 बाई 80, कितना मोल हो गया 10 मोल। 10 मोल था, ये 10 मोल वाटर में 6 ग्राम सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हो रहा था 20.0 टर, 20.20 mm, ठीक है। तो अभी ज्यादा 1 मोल ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, तो इसका ऐड कर देने के बाद 1 मोल ऐड कर देने के बाद कितना हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो गया 10 + 1 = 11 मोल। लेकिन सोल्यूट का जो ग्राम था 6 ग्राम वो कांस्टेंट है, तो ये जो सोल्यूट का मोल कितना होगा, इसका मास डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास। तो हमको पता है PS वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 into xy सल्फेट, ओके। तो फर्स्ट केस को अगर देखें, फर्स्ट केस को देखें एंड सेकेंड केस को देखें, ठीक है। तो फर्स्ट केस में वेपर प्रेशर कितना होता था 20 mm और 20 टर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर। इधर कौन सा सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट, इधर वाटर, तो P0 वाटर इनटू X सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X सॉल्वेंट इज वाटर, इसका मोल कितना मोल हो रहा था पहले 10 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितना, इसका मोल है 10 और सोल्यूट का मोल कितना, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट टू बी डिटरमिन, इसको डिटरमिन करना है। कंसीडर द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट इज स्मॉल n, so this will be 10m by 10m plus 6, ठीक है। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसके हिसाब से हम अब लिखेंगे 20 इज इक्वल टू P0 वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट दिस मच 10m by 10m plus 6। ठीक इसी तरह इधर भी लिखेंगे कि इसका कितना हो रहा था सेकेंड केस में, कितना बढ़ोतरी हो रहा था 0.2, so the vapor pressure was 20.2 mm is equal to the P0, ये कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ये कांस्टेंट है P0 into X सॉल्वेंट, जाई सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 20.2 is equal to P0 water into mole fraction of the solvent। सेकेंड केस में ऑलरेडी 1 मोल डाला जा चुका है, तो मतलब सॉल्वेंट का मोल 10 + 1 11 मोल हो चुका है। तो वाटर का इधर होगा मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ वाटर बाय टोटल मोल, दिस इज द मोल ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग 1 liter of water in the second case, डिवाइडेड बाय 11 प्लस इसका जो मोल है किसका सोल्यूट का वो सेम है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, सो ये हो जाएगा implies 20.2 is equal to P0 water into 11m by 11m plus 6, ठीक है ना।
तो अभी क्लियरली तुम सॉल्व कर सकते हो कैसे आगे जाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है? बोथ ऑफ द कंपोनेंट आर वोलाटाइल। इसका मतलब एग्जांपल ले लेते हैं ये वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए। अगर ये एक क्लोज्ड वेसल है, इसमें ये जो सॉल्यूशन है क्या क्या मिला हुआ है? इधर बेंजीन भी है जो वोलाटाइल है, प्लस इसके साथ जो टोल्यूइन ऐड किया गया है ये भी एक लिक्विड है, ये भी वेपोराइज होता है, ठीक है। तो when both of the components are volatile, the case is this one, solution containing volatile solute। इधर आसान हो जाता है बात। both of the component are volatile and जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो इधर राउल्स लॉ क्या होता है? इधर राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए वोलाटाइल मिक्सचर, in a volatile mixture is directly proportional to its mole fraction, तो कंपोनेंट का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा। इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? सो ये डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखेंगे। अगर ये बेंजीन हम लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? the vapor pressure of that benzene when it is free and when it is not in the mixture, right? So it should be P0 benzene। मतलब what is P0 benzene? Means vapor pressure of pure benzene at that particular temperature। जितना भी होगा उतना इस इधर डालना है। ठीक इसी तरह अगर टोल्यूइन के लिए लिखें, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का ही वेपर प्रेशर निकलेगा इधर। पहले वाला केस में ओनली वाटर और एक ही सॉल्वेंट था, जिधर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं आता था, खाली ओनली द वेपर प्रेशर वाज ड्यू टू द सॉल्वेंट। इधर बोथ ऑफ द कंपोनेंट है। टोल्यूइन के लिए लिखेंगे तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू P0 टोल्यूइन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इनटू X into xy toluene। Okay, so this is the mathematical form of a solution containing volatile solute। Okay,